नमस्कार डियर स्टूडेंट एवं विद्वान साथियों। आज मैं आपके सम्मुख लेके आया हूँ अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण विषय वस्तु और भारतीय अर्थव्यवस्था जो कक्षा 11 का विषय वस्तु है उसमें बताने के लिए कि आपकी जो विषय वस्तु है इसमें विभिन्न पार्ट हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को जब भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उसकी पूर्व संध्या से और आज तक की स्थिति को पहले स्पष्ट किया गया है। फिर बताया गया है आगे 47 से 90 या सूर्य स्वतंत्रता से पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था बताई है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 बताई है। फिर आर्थिक सुधार 91 से जो कि काफ़ी बड़े चेंजेस आए थे भारतीय अर्थव्यवस्था में, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इनकी समीक्षा की गई है, इनको बताया गया है। फिर थर्ड यूनिट में जो आता है भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियाँ, निर्धनता और भारत में मानव पूंजी का निर्माण। अगला पार्ट ग्रामीण विकास, रोजगार समृद्धि, अनौपचारिक एवं अन्य मुद्दे, आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, रोड है, बिजली है, जल विद्युत है, आदि परियोजनाएं। पर्यावरण और धारणी विकास, भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव, भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। तो ये विभिन्न अध्याय रहेंगे हमारे कक्षा 11 के किताब में, भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो अब हमको पढ़ना है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके संदर्भ में इसमें जो विषय वस्तु आएंगी कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास रहा। वास्तव में भारत जब आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों का गुलाम था, उपनिवेश था। जो शक्तिशाली राष्ट्र होता है वो कमज़ोर राष्ट्र पर कब्जा करके उसको अपना उपनिवेश बना लेता है। तो अंग्रेज़ों का औपनिवेशिक शासन भारत में था, तो उन्होंने दोहरी नीति अपनाई, भारत को कमज़ोर किया और भारत की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया। दूसरा विषय वस्तु है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में क्या स्थिति रही थी जब अंग्रेज यहाँ पे गए थे और 200 साल के शासन में उन्होंने कृषि क्षेत्र की क्या दुर्दशा की थी, ये भी हम देखेंगे। तीसरा है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति क्या रही, उद्योग धंधे उन्होंने कुछ खोले तो सही, लेकिन उद्योगों को ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। अगला है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार अंग्रेज़ों के अनुकूल था, वह दोहरी लाभ की योजना में काम करते थे। जो जनांक की परिस्थिति वो भी देखेंगे कि जनसंख्या की क्या स्थिति रही। व्यावसायिक संरचना की जो व्यवसाय था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र में कितनी जनसंख्या लगी हुई थी और राष्ट्रीय आय में उनका क्या योगदान था। और लास्ट में आधारिक संरचना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, देश की महत्वपूर्ण चीज़ होती है, रोड, बिजली, वहाँ का बड़े बड़े उद्योग धंधे, कारखाने, इस्पात कारखाने, लौह इस्पात कारखाने और इस तरह के जो भी सुख सुविधाएं, या तृतीयक क्षेत्र है, संचार व्यवस्था इत्यादि सभी इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है जो मजबूती प्रदान करते हैं, रेल इत्यादि। अब ये आगे के पार्ट हैं भारतीय अर्थव्यवस्था 1950। इसी तरह की जो चीज़ें हैं, कृषि है, उद्योग है, विदेशी व्यापार है, जनसंख्या है, व्यावसायिक संरचना है, आधारिक संरचना, ये हर पार्ट में पढ़ेंगे। कहाँ तक? 1991 से लेकर आज तक की स्थिति जो बताई गई है इसमें। फिर आगे के पार्ट थोड़ा हटके होंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या चुनौतियां हैं, निर्धनता, पूंजी निर्माण, रोजगार समृद्धि इत्यादि इत्यादि, ये पढ़ते रहेंगे हम। लेकिन शुरू के जो 3 पार्ट हैं और ये लगभग उनकी विषय वस्तु तो एक रहेगी, लेकिन स्वतंत्रता से पूर्व क्या स्थिति थी और स्वतंत्र होने के बाद भारत ने क्या परिवर्तन आए इन चीज़ों में, इन विषय वस्तुओं में, और 1991 में भारी बदलाव के बाद क्या परिवर्तन आए इन्हीं विभिन्न चीज़ों में, ये सब हम पढ़ने वाले हैं आगे के पाठों में। तो अभी जो ये पढ़ना है पाठ, ये है स्वतंत्रता से पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार कार्य कर रही थी। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे और इस की पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। अगर आप किताब नहीं भी है कि पहले तो आप किताब कर लें एनसीईआरटी की, या आप एनसीईआरटी की किताब का सिलेबस है, और नहीं तो आप डिजिटल जो हब है वहाँ पे जाके, या एनसीईआरटी की पुस्तक में जाके, या दीक्षा में जाके, कहीं से भी आप इसको किताब निकाल सकते हैं और इसके पार्ट पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर भी आपने करने होंगे।
अब देखिए, अगर आप इस पार्ट को पढ़ लेते हैं तो आपको क्या क्या समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात जो समझ में आएगी कि वो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था जो थी वह दशा के बारे में जानेंगे कि कैसी थी दशा अंग्रेजों के औपनिवेशिक काल में रहने के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ उन 15 अगस्त 1947 में, उसकी पूर्व संध्या पर भारत की अर्थव्यवस्था किस दशा में थी। और दूसरा पॉइंट, भारतीय अर्थव्यवस्था की अल्प विकास तथा गत्यारोध स्थिति में पहुंचा देने वाले कारकों से परिचित होंगे। तो हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं इसमें कि स्वतंत्रता से के समय 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था की किस दिशा में थी, और भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकास तथा गतिरोध के विभिन्न कारक कौन कौन से थे, ये भी हमने पढ़ना है। अब आगे हम पढ़ते हैं, इस पाठ की शुरुआत करते हैं। एक कथन कहा है विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस द्वारा। विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस द्वारा 1894 में, ये ब्रिटिश इंडिया के वाइसराय रहे थे। इन्होंने कहा, भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। तो भारत को महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ से संसाधन इन्हें मिलते थे, सोना चांदी कृषि की चीज़ें, और अपने विकास, क्योंकि इंग्लैंड में उन्होंने उद्योग धंधे तो 15वीं शताब्दी में प्रारंभ कर दिए, उद्योग धंधे तो खुल गए, लेकिन संसाधन नहीं थे, कपास नहीं थे, नील नहीं था रंगने के लिए कपड़ों को, और कच्चा माल नहीं था, कोयला नहीं था, रेलवे लाइन बिछाने के लिए लकड़ियाँ इत्यादि नहीं थी। तो भारतीय जंगलों को काटा गया, यहाँ से कोयला ले जाया गया, कपास ले गए, उगा के कपास ले गए वहाँ, और उत्पादन करके उनकी फैक्ट्रियाँ भी चलती ही रही, वहाँ रोजगार का स्तर बना रहा। और अब हम देखते हैं भारत का आर्थिक विकास विषय की इस पुस्तक का मूल उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हुए विकास से अवगत कराना है। स्वतंत्रता के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे रही। अब देखिए, ये जो पुस्तक है महत्वपूर्ण है, आगे जीके के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आते हैं, तो बड़ी सावधानी से इस पुस्तक को पढ़ना है, छोटी छोटी चीज़ों को नोट करते हुए रहना है। और अब यहाँ पे देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है। इसके मूल सूत्र तो इतिहास के भी बहुत गहरे हैं, विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के पूर्व 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। अब जो औपनिवेशिक शासन का उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक पोषक अर्थव्यवस्था तक ही सीमित रखना था। उस शासन की अधीनता के शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद पिछले कई 6 दशकों में भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। अब अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यद्यपि जनसामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार के विनिर्माण गतिविधियां हो रही थी। सूती व रेशमी वस्त्रों के धातु आधारित और बहुमूल्य मणि रत्न आदि से जुड़ी शिल्पकलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व में, ये देखिए, भारत विश्व में सुविख्यात हो चुका था। भारत में बनी चीज़ें इन विश्व के बाज़ारों में जाती थी और भारत को आय भी प्राप्त होती थी। औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई जो औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक विकास नीतियां थी का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं, बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। इन नीतियों ने भारत के अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल रूप को बदल डाला। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने और वहां के बने तैयार माल को आयात करने वाला देश बनकर रह गया। स्वाभाविक ही था, औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए, पर उनके अनुमानों में बहुत विसंगतियां और आपसी मतभेद भी रही। इन आकलनकर्ताओं में जो भारत के आकलनकर्ता थे, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय बताने वाले, इनमें दादा भाई नौरोजी, विलियमसन डिग्बी, फिंडले सेराज, डॉक्टर V.K.R.V. राव तथा R.C. देसाई प्रमुख रहे हैं। तो क्वेश्चन आ जाते हैं इससे कि कौन भारतीय राष्ट्रीय आय ज्ञात करने वाले या प्रमुख अर्थशास्त्री स्वतंत्रता के समय कौन थे। औपनिवेशिक काल के दौरान राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के डॉक्टर
आर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर भी सभी अध्ययनकर्ता एक ही बात पर सहमत रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक संवृद्धि दर 2% से कम ही रही है और प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र आधा प्रतिशत रही। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय एक कृषि क्षेत्र को लेकर चलते हैं कि क्या हाल हुए कृषि के क्षेत्र में। अब देखते हैं ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक के अंतर्गत भारत मूलतः कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। देश की लगभग 85% जनसंख्या जो गाँव में रहती थी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपने रोजी रोटी कमा रही थी। एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती ही रही। यही नहीं, अनेक अवसरों पर अप्रत्याशित ह्रास या गिरावट भी अनुभव की गई। और जो अंग्रेज़ों द्वारा लागू की गई भू व्यवस्था प्रणाली को ही माना जा सकता है भारत की गतिहीनता लाने के लिए। औपनिवेशिक शासनकार द्वारा लागू की गई भू व्यवस्था प्रणालियों को ही माना जा सकता है भारत के कृषि उत्पादकता में जो गतिहीनता आई उसके कारण। आज के समस्त पूर्वी भारत में जो इस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता है लागू की गई जमींदारी व्यवस्था जो भी लागू की गई थी, ये जमींदारी व्यवस्था कृषि कार्यों में होने वाली समस्त लाभ भी जमींदारी ही हड़प जाते थे और किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था। अधिकांश जमींदारों तथा सभी औपनिवेशिक शासन ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। तो हम देख रहे हैं ये साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने सभी औपनिवेशिक शासन ने सभी क्षेत्र जो कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर इससे आर्थिक अधिक से अधिक लगान वसूलने में ही उनका सीमित था ध्यान। तो इस तरह से जमींदारों ने भी भारतीय कृषि को या किसानों के लिए काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अब जो साथ ही अब देखते हैं कृषि में क्या क्या दिक्कतें थी। प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर था, जो प्रौद्योगिकी थी टेक्नोलॉजी थी वो निम्न स्तर की थी। सिंचाई सुविधाओं का अभाव भी था और उर्वरकों का नगण्य प्रयोग होता था। कृषि उत्पादकता के स्तर में निम्न रखा जाता था। कृषि का व्यवसाय के कारण, हाँ जैसे कृषि का व्यवसायीकरण अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए ही किया। अब उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए क्या किया, वहाँ कपास उनको चाहिए था, नील चाहिए था और इसके अलावा लाभ कमाने के लिए चीन से नीति बढ़ाने के लिए अफ़ीम गांजा भी उगाया। इस तरह से कृषि का जो उन्होंने क्या किया, व्यवसायीकरण किया था। भारत में कृषि के व्यवसायीकरण पर ध्यान दिया था और उसमें भारत के किसानों का तो शोषण ही हुआ। और आगे हम देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र के बारे में क्या स्थिति रही। कृषि की भांति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ आर्थिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। जो औपनिवेशिक काल में जो औद्योगिक क्षेत्र के बारे में औद्योगिक आधार का भी विकास नहीं कर पाया। देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था और उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले जो भी किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी गई। भारत के इस औद्योगिकरण के पीछे शासकों का दोहरा उद्देश्य था। दोहरा उद्देश्य क्या था उनका, एक तो वे भारत का इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनना चाहते थे। दूसरे वे इन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत की ही एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे। यानी कि यहाँ से तो कच्चा माल ले जाते थे, वहाँ अपने उद्योग धंधों में उनको बनाया, जब चीज़ बन गई तो फिर भारत में लाके बेच दिया भारतीयों को ही। और इस तरह से वह दोहरा लाभ कमा रहे थे। और आगे अगर हम देखें तो जो आर्थिक परिदृश्य में इस प्रकार ये आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्प कला जो थी, भारतीय शिल्प कला का पतन भी हुआ भारी। अब जो शिल्प कलाएँ थी, बेरोजगारी फैल रही थी, स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाज़ारों में मांग का प्रसार हो रहा था। अब वहाँ जो फैक्ट्री में चीज़ बनती थी वो तीव्र गति से और बड़ी ही फिनिशिंग टच के साथ बनती थी। भारत में जो चीज़ बनती थी शिल्पकला के रूप में या जो भी अन्य चीज़ें, उसमें समय ज़्यादा लगता था और वह महंगी भी होती थी। और जो इंग्लैंड से जो सस्ते माल आते थे भारत में भी वही चीज़ खरीद ली जाती थी। और यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना की गई थी,
और जैसे सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योगों का आरंभ करने तक ही सीमित था बस ये। फिर आगे थोड़ा सा क्या हुए कि कुछ और उद्योग खोले गए। देश के पश्चिमी क्षेत्रों, आज के महाराष्ट्र और गुजरात में अवस्थित थी, कुछ उद्यमियों ने लगाई थी सूती कपड़े की। और पटसन उद्योग जो लगाया गया था ये बंगाल प्रांत की ओर सीमित था बस। और इसके बाद टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में की गई। इस तरह से छोटे छोटे जो प्रश्न आते हैं कि टिस्को की स्थापना कब हुई, कपास किधर था, और सूती वस्त्र उद्योग प्रथम कब लगा, इस तरह के प्रश्नों को हमने सावधानी से देना था। बाद में कुछ चीनी, सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित हुए। अब स्वतंत्रता के समय कौन कौन से उद्योग धंधे पनपे या कौन कौन से उद्योग प्रमुख थे, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। अब हम देखते हैं कि एक शब्द आया है कि सकल घरेलू देसी उत्पाद, शब्द आया है, इसका क्या मतलब है। और ये संवृद्धि दर आई है। संवृद्धि दर माने कि एक निश्चित दर पर या उससे अधिक दर पर अगर हम लगातार विकास कर रहे हैं और हमारा विकास कम नहीं हो रहा बल्कि एक निश्चित दर पर बना हुआ है या उससे अधिक जा रहा है, तो वो संवृद्धि दर हुई। अब सकल घरेलू उत्पाद क्या कहलाता है? एक देश की निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जितने भी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब 12th क्लास में तो इसके कई कंसेप्ट हैं और इसको समझना काफ़ी आवश्यक है। और वास्तव में ये क्षेत्रक प्राय रेलों, विद्युत उत्पाद, संचार, बंदरगाह और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित है। तो उस समय के उद्योग धंधे। अब आते हैं हम विदेशी व्यापार के संदर्भ में। हमने देख ही लिया कि उन्होंने, अंग्रेजों ने जो भी व्यापार नीति अपनाई वह भारत के लिए नहीं बल्कि अपने फ़ायदे के लिए ही उनका विदेशी व्यापार होता था। तो विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार का बहुत बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक होकर ही रह गया था। साथ ही यह सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीन आदि का भी आयातक हो गया। व्यवहारिक रूप में इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमा लिया था। एकाधिकार क्या होता है कि भाई उन्होंने आयात निर्यात या पूरे व्यापार, जो विदेशी व्यापार था, उस पर एकाधिकार था अंग्रेजों का। एकाधिकार होता है कि जो वह चाहते हैं उनका ही पूर्ण अधिकार होता है किसी भी चीज़ में। भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक ही सीमित रहा। कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान से भी होने दिया जाता था। अब एक चीज़ आती है महत्वपूर्ण कि स्वेज नहर का व्यापार। ये स्वेज नहर लिखी है यहाँ पे, शब्द देख रहे हैं आप, स्वेज नहर लिखा हुआ है। ये जरा हम समझते हैं। स्वेज नहर के कारण व्यापार मार्ग खुलने से तो भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और सख्त हो गया। अब कैसे हो गया सख्त, जरा इसको समझते हैं। ये है, देखिए मानचित्र। पहले जो ब्रिटेन है, ये इनका रास्ता यहाँ से, अफ्रीका के यहाँ से होते हुए और अफ्रीका के चारों तरफ से चक्कर लगाते हुए भारत ये पहुँचते थे, तो काफ़ी अधिक समय लगता था। अब क्या हुआ, यहाँ से ये भूमध्य सागर है, इंग्लैंड वाले ये भूमध्य सागर से होते हुए ये जो इलाका है यहाँ पे खोद के कुछ इलाके में ज़मीन थी तो उसको बराबर करके ये रास्ता बना लिया गया और यहाँ पे जल्दी से शीघ्र पहुँचने का रास्ता इनको मिल गया और भारत पर हर जगह पर इनका पूर्णतः नियंत्रण स्थापित करने में मदद हुई। चाहे सेना पहुँचाने का काम हो, चाहे अनाथ निर्यात या जो भी कुछ करना हो। तो विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा। किंतु इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी लागत चुकानी पड़ी। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी तेल जैसी अनेक आवश्यक वस्तुओं का भारी भाव हो गया। यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश में सोने और चांदी के प्रभाव पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इनका प्रयोग तो अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाने में हो जाता था। अंग्रेज सरकार के युद्धों पर व्यय तथा अदृश्य मदों के आयात पर व्यय के द्वारा भारत की धन संपदा का दोहन हुआ। अगर कुछ बचता भी था तो भारत के जो भारतीय थे उनको ज़बरदस्ती सेना में भेज दिया जाता था ताकि वो अंग्रेज़ों के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ या जहाँ भी वे अपना प्रचार प्रसार और जगह भारत के अलावा अपने विशेष शासन और देशों में फैलाना चाहते थे, तो वहाँ भारतीय सैनिकों को ज़बरदस्ती शामिल करके और उनको युद्धों में शामिल कर लेते थे और युद्धों पर ही वह चला जाता था। अब पढ़ते हैं महत्वपूर्ण विचारधारा एक और, जनांक की परिस्थिति। जनांक की जनसंख्या से संबंधित। अब जनसंख्या
तो अरस्तु के समय, सुकरात के समय, भारतीय भी कई पुराने समय में उल्लेख किया गया था कि जनसंख्या के बारे में। और यहाँ पे जनांकी की परिस्थिति जो लेटेस्ट जानकारी के हिसाब से, अगर हमारे पास जनसंख्या हो तो उसके आंकड़े हों तो देश का यहाँ फूट डालो शासन करो की नीति से या सेना का नियंत्रण, सेना द्वारा नियंत्रण किया जाना आसान हो जाता था, उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने में बड़ी आसानी होती थी। तो इसलिए जनसंख्या भी उनके द्वारा शुरू की गई थी। पहली जनसंख्या 1872 में की गई थी, पहली जनगणना। लेकिन जो क्रमबद्ध जनसंख्या है वो 1881 के बाद लगातार आज तक लगातार जनसंख्या की जा रही है, हर 10वें साल बाद। 81, 91, 1901, 11, 21 और 31, इस तरह से निरंतर जनसंख्या चलती जा रही है और एकत्रित किए गए। अब इसमें एक वर्ष आया 1921 को डिवाइडिंग वर्ष कहा जाता है, जनांकीय संक्रमण का प्रथम सोपान भी कहा जाता है। इस समय क्या हुआ था, पहली बार इस दशक में जनसंख्या कम हुई थी। उसका कारण क्या था, महामारियां फैल गई, कई युद्ध किए, अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती भारतीयों को शामिल युद्ध में करके उनको वे युद्ध में मारे गए, तो काफ़ी जनसंख्या कम हुई थी इस वर्ष में। उसके बाद आज तक कभी भी जनसंख्या भारत की कम नहीं हुई, निरंतर बढ़ती ही रही हर दशकों में। अब हम आते हैं कि मान लिया जाए जो जनसंख्या होती है कि इसके कई सोपान होते हैं। फर्स्ट स्टेज जहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक होती है, ये पिछड़े देश की स्थिति होती है। दूसरी में भी ये भी पिछड़े ही देश होते हैं, थोड़ा सा आगे के दर, जन्म दर थोड़ा कम और मृत्यु दर, जन्म दर थोड़ा कम और मृत्यु दर, यहाँ पे थोड़ा बहुत इलाज संभव हो जाता है तो मृत्यु दर भी थोड़ी कम होती है। तृतीय अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर कम हो जाती हैं। और चौथी विकसित देशों की स्थिति होती है जहाँ जन्म दर और मृत्यु दर काफ़ी कम होती है और जनसंख्या बहुत कम गति से बढ़ती है। तो इसको हम अगर दर्शाना चाहें, यहाँ ऊपर वाई एक्सिस में जन्म दर ऊपर होगी, मृत्यु दर भी ज़्यादा हो यहाँ होगी, ये 0 पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारी कम जन्म दर मृत्यु दर होगी। तो जो पिछड़े देश होंगे वो यहाँ पे होंगे, सेकंड स्थिति यहाँ तक होगी, थर्ड स्थिति वाले देश लगभग ऐसे स्थिति में होंगे, फोर्थ वाले काफ़ी निम्न स्थिति में पाए जाते हैं। जो भी देश होते हैं उनकी जन्म दर मृत्यु दर काफ़ी कम रेंज में होती है और वहाँ जनसंख्या बहुत ही न्यून गति से बढ़ती है। और अगर हम देखें तो ये वाली जो ये स्थिति है, ये जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है, यानी कि जन्म दर मृत्यु दर बहुत ज़्यादा, जन्म दर बनी रहती है उतनी और मृत्यु दर भी कम नहीं हो पाती, तो जनसंख्या काफ़ी अधिक बढ़ जाती है देशों की। और इस तरह से हम देखते हैं कि जनसंख्या का जो ढांचा था उसमें जनसंख्या बढ़ती रही और एक बार 1921 में कम हुई थी। अब एक शब्द आया है जीवन प्रत्याशा, यहाँ पे जो शब्द आया है जीवन प्रत्याशा, ये प्रति 1000 पुरुषों में जीव कितने जीवित रहते हैं, मतलब जो भी जैसे जीवन जीने की कितनी संभावना है, वो कितना जीते हैं एक देश में, तो ये स्थिति को समझाया है। आगे हम देखते हैं कि व्यावसायिक संरचना का अभिप्राय ये होता है कि प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में कितने लोग लगे हुए हैं। प्राथमिक क्षेत्र में स्वतंत्रता के समय मान लिया जाए 85% कहा था, मान लिया स्वतंत्रता के समय 75% भी जनसंख्या थी और वो 50% या 51% ही राष्ट्रीय आय में योगदान दे रही है। द्वितीय क्षेत्र में बाकी इतना जो 20-30% का गैप है, ये बेरोजगार या आत्मनिर्भर थे बाकियों पर। द्वितीय क्षेत्र यानी कि उद्योग धंधे, विनिर्माण, जितने भी प्रकार के उद्योग धंधे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में जितनी प्रकार की सेवाएं हैं, चाहे संचार की, यातायात की, वायुयान सेवा या स्कूल की सेवा, विद्यालय की सेवा, शिक्षक की सेवा, डॉक्टर की सेवा आदि जो सारी सेवाएं हैं वो तृतीय क्षेत्र में आती हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र जब हम स्वतंत्रता के समय देखते हैं काफ़ी जनसंख्या लगी हुई थी, आज भी लगभग 65% जनसंख्या तो कृषि क्षेत्र में है, लेकिन उसका योगदान अब घटकर 32-35 तक हो चुका है। तो हम देखते हैं काफ़ी अंतर है, जनसंख्या काफ़ी अधिक है और राष्ट्रीय आय में योगदान कम हो गया है। और द्वितीय क्षेत्र में यहाँ पे जनसंख्या बड़ी तो है और राष्ट्रीय आय योगदान में भी उनका योगदान ठीक है। तृतीय सेक्टर में भी बड़ा है योगदान राष्ट्रीय आय में और जनसंख्या उतनी अधिक नहीं लगी है इस क्षेत्र में। तो कहने का मतलब
व्यावसायिक जो ढांचा है, संरचना है, विकसित देश में तृतीय क्षेत्र अधिक कार्य करता है, द्वितीय क्षेत्र में भी कई लोग लगे होते हैं और राष्ट्रीय आय में योगदान देते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में काफ़ी कम लोग लगे होते हैं और वहाँ ट्रैक्टर इत्यादि से खेती की जाती है और बड़े बड़े फार्म होते हैं, कृषक अपने उसमें काम करते हैं। अब हम आते हैं आधारिक संरचना। आधारिक संरचना माने किसी देश में वहाँ की रेल व्यवस्था कैसी है, वहाँ का उद्योग धंधा कैसा है, लोह इस्पात उद्योग कैसे हैं, जल परिवहन कैसा है, डाक तार की व्यवस्था, रेल की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं किस तरह हैं, ये उसका आधारिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है। तो उतना बहुत नहीं, थोड़ा बहुत तो कुछ करने की कोशिश की थी, रेल मार्ग बने, पत्तन बने, जहाँ से, पर ये अपने हित के लिए ही उन्होंने ये सब बनाए थे, पोस्ट ऑफिस बने और आदि कई चीज़ों की उन्होंने शुरुआत की। लेकिन कुल मिला के यह जो सभी काम किए गए, ये सब उन्होंने अपने हित में प्रारंभ किए थे। मुंबई तथा ठाणे को जोड़ने वाला रेल पुल, ये जो ट्रेन चली थी, वहाँ पे उन्होंने सब कुछ किया अभी तो, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए ये चीज़ें की गई थी। आंतरिक जलमार्ग स्टार्ट किया गया, समुद्री जलमार्ग स्टार्ट किया गया, कई काम तो हुए, लेकिन ये सब अंग्रेज़ों ने अपने हित में किए थे। भारतीयों के हित में फ़िलहाल उस समय नहीं थे। इनको अपने संसाधन यहाँ से जहाज़ रेल के द्वारा भारत से कच्चा माल वहाँ ले जाने के लिए, ब्रिटेन ले जाने के लिए सुविधा होती थी, तभी इनका विकास किया। अब हम देखते हैं निष्कर्ष जो पाठ का निकलता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था। कृषि क्षेत्र पहले से ही अत्यधिक श्रम अधिशेष के भार से लदा था, उसकी उत्पादकता स्तर बहुत कम था। औद्योगिक क्षेत्र भी जो था वह आधुनिकीकरण, वैविध्य, समता, समर्थन, सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग थी और विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड की और क्रांति को पोषित कर रहा था। रेलवे नेटवर्क, जो भी आधुनिक चीज़ें दी गई उन्होंने अपने हित में प्रारंभ की, लेकिन फ़ायदा की स्वतंत्र होने के बाद भारत को ज़रूर मिला। अब देखते हैं इस पाठ से संबंधित क्वेश्चन, सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था? इन नीतियों का में के क्या प्रभाव हुए, ये जैसे क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले प्रथम अर्थशास्त्रियों के नाम बताओ। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण क्या थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय देश में कार्य कर रहे कुछ आधुनिक उद्योगों के नाम बताओ। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत के व्यवस्थित विऔद्योगीकरण के दोहरे ध्येय क्या थे। नेक्स्ट, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के परंपरागत हस्तकला उद्योगों का विनाश हुआ, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताइए। इस तरह से विविध क्वेश्चन यहाँ दिए हैं जो कि आपके पूरे पाठ का सारांश प्रस्तुत करते हैं। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में आधारिक संरचना विकास की नीतियों में अंग्रेजों अपने क्या उद्देश्य पूरा करना चाहते थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन अपनाई गई औद्योगिक नीतियों की कमियों की आलोचनात्मक विवेचना करें। औपनिवेशिक काल में भारतीय संपत्ति के निष्कासन से आप क्या समझते हैं। जनांकीय संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान की ओर संक्रमण में विभाजन वर्ष कौन सा माना जाता है। 1901 है भारत में। तो औपनिवेशिक काल में भारत की जनांकीय की स्थिति का एक संख्यात्मक चित्रण प्रस्तुत करें। स्वतंत्रता पूर्व भारत की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं समझाइए। स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख आर्थिक चुनौतियों को रेखांकित कीजिए। भारत में प्रथम सरकारी जनगणना किस वर्ष में हुई थी। और स्वतंत्रता के समय भारत के विदेशी व्यापार के परिणाम और दिशा की जानकारी दें। क्या अंग्रेजों ने भारत में कुछ सकारात्मक योगदान भी दिया था, विवेचना करें। तो इस तरह से आपके लिए इस प्रथम पार्ट में काफ़ी प्रश्न हैं और ये आप इसको हेल्प बुक और एनसीईआरटी की किताब के माध्यम से आराम से पूरा कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों को आप अटेम्प्ट ज़रूर करें, अपने गृह कार्य में कर लें और जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तभी आप पाठ को अच्छी तरह समझ पाएंगे। इसी तरह के विषय वस्तु, कृषि, उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक संरचना, ये विदेशी व्यापार, ये सब अगले पार्ट में 2-3 पाठों में रहेंगे और इसको हमने अच्छी तरह से समझते हुए करना है। और आप यह गृह कार्य अच्छी तरह करते रहें और